लाहौर के सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 की शुरुआत किसी आम दिन की तरह हुई थी, पर फर्क सिर्फ इतना ही था कि रात को जबरदस्त आंधी आई थी। पर जेल में मौजूद कैदियों को तब थोड़ा अजीब महसूस होने लगा जब जेल के वार्डन चरण सिंह ने 4 बजे ही सभी कैदियों को अपनी अपनी कोठरी में जाने के आदेश दिए। लेकिन उन्होंने कैदियों को इसका कोई खास कारण नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि यह आदेश ऊपर से आया है। अभी कैदी सोच रहे थे कि माजरा क्या है कि तभी जेल के नाई बरकत ने हर एक कमरे के पास से गुजरते हुए दबी हुई आवाज में कहा कि आज रात भगत सिंह को फांसी होने वाली है। इस खबर को सुनने के बाद कुछ कैदी चिंता में पड़ गए तो वही कुछ कैदी अंग्रेज सरकार पर अपनी भड़ास निकालने लगे। जेल में मौजूद कैदियों ने नायक बरकत के पास विनती करना शुरू की कि वो भगत सिंह की कोई ऐसी चीज उन्हें लाकर दे दे ताकि वो अपनी पोती पोतियों को यह बता सके कि वो भी किसी जमाने में भगत सिंह के साथ जेल में बंद थे। उसके बाद नाई बरकत भगत सिंह के कोठरी में गया और वहां से उनका पेन और कंगा लेके आया। सारे कैदियों में उन चीज़ों पर अधिकार जताने की होड़ शुरू हुई। आखिरकार इस मामले का हल निकाला गया और चीज़ों को कैदियों में बांटा गया। अब जेल के कैदी शांत बैठ गए थे। उनकी निगाहें अब कोठरी से गुजरने वाले रास्ते पर टिकी हुई थी, क्योंकि भगत सिंह और उनके साथी उसी रास्ते से गुजरने वाले थे। फांसी देने के 2 घंटे पहले भगत सिंह के वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने जेल पहुंचे। जब वो आए तो उन्होंने भगत सिंह को अपनी कोठरी में चक्कर लगाते हुए देखा। तब भगत सिंह को 14 नंबर की कोठरी में रखा गया था, जिसकी लंबाई महज इतनी थी जिसमें उनका 5 फीट 10 इंच का शरीर आसानी से समा जाता था। वकील प्राणनाथ को आते देख भगत सिंह मुस्कुराए और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आप मेरी किताब रिवॉल्यूशनरी लेनिन को लेकर आए हैं। इस पर मेहता ने उस किताब को भगत सिंह के हाथों में थमा दिया और भगत सिंह उसी समय उस किताब को पढ़ने में बिजी हो गए, मानो उनके पास ज़्यादा समय नहीं बचा हो। आगे मेहता ने उनसे पूछा कि क्या आप देश के नाम कोई संदेश देना चाहते हैं। इस पर भगत सिंह ने उनसे कहा कि सिर्फ 2 संदेश, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। इसके बाद भगत सिंह ने कहा कि वो पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस तक मेरा धन्यवाद पहुंचा दे, जिन्होंने मेरे केस में गहरी रुचि ली थी। भगत सिंह से मिलने के बाद प्राणनाथ मेहता राजगुरु और सुखदेव से मिलने उनकी कोठरी में चले गए। राजगुरु के अंतिम शब्द थे, हम लोग जल्दी मिलेंगे। तो वही सुखदेव ने मेहता को याद दिलाया कि वह उनके मौत के बाद जेलर से वह कैरम बोर्ड ले जो उन्होंने कुछ महीने पहले उन्हें खेलने के लिए दिया था। मेहता के जाने की थोड़ी देर बाद जेलर ने तीनों क्रांतिकारियों को बता दिया कि उनका फांसी का समय निकट आ गया है। उन्हें वक्त से 12 घंटे पहले फांसी दी जा रही है। उन्हें अगले दिन सुबह 6 के बजाय उसी शाम 7 बजे फांसी पर चढ़ाया जाएगा, जिस पर भगत सिंह ने जेलर से कहा कि क्या आप मुझे इस किताब का एक अध्याय भी खत्म करने नहीं देंगे। इसके थोड़ी देर बाद तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की तैयारी के लिए उनकी कोठरियों से बाहर निकाला गया। इसके बाद इन्हें आखिरी स्नान करने के लिए कहा गया। बाद में इन्हें काले कपड़े पहनाए गए, पर इनके चेहरों को खुला ही रखा गया। आगे वार्डन चरण सिंह ने भगत सिंह के कान में 2 शब्द कहे कि अपने ईश्वर को याद करो, जिस पर भगत सिंह ने जेलर से कहा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ईश्वर को कभी याद नहीं किया। असल में मैंने कई बार गरीबों की पीड़ा के लिए ईश्वर को कोसा भी है। अगर मैं अब उनसे माफ़ी मांगूंगा तो वो कहेंगे इससे बड़ा डरपोक कोई नहीं है, इसका अंत नज़दीक आ रहा है, इसलिए ये माफ़ी मांग रहा है। जेल की घड़ी में अब 6 बज चुके थे। कैदियों को दूर से ही किसी पैरों की आवाज़ सुनाई दी, साथ ही गाने का दबा हुआ स्वर भी सुनाई दिया। वो स्वर था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तभी अचानक जोर जोर से इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान आज़ाद हो के नारे सुनाई देने लगे। फांसी का तख्ता पुराना था, लेकिन फांसी देने वाला काफ़ी तंदुरुस्त था। फांसी देने वाले मसीह जल्लाद को लाहौर के पास शहदारा से बुलाया गया था। भगत सिंह उन तीनों के बीच में खड़े थे। वो अपनी माँ को दिया हुआ वचन पूरा करना चाहते थे।
उनकी मां चाहती थी कि वो फांसी के तख्त पर चढ़ते हुए इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाए। भगत सिंह ने इतनी जोर से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया कि लाहौर सेंट्रल जेल के बाहर एक घर तक उनकी आवाज सुनाई दी। भगत सिंह के नारे को सुनकर जेल के बाकी कैदियों ने भी इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाना शुरू किया। तीनों युवा क्रांतिकारियों के हाथ और पैर बांध दिए गए, फिर उनके गले में रस्सी डाल दी गई। फिर जल्लाद ने उन तीनों से पूछा, सबसे पहले कौन फांसी चढ़ेगा, जिस पर सुखदेव ने सबसे पहले फांसी पर लटकने की मांग की। जल्लाद ने एक एक कर तीनों की रस्सी खींची और उनके पैरों के नीचे लगे तख्ता को पैर मारकर हटा दिया गया। काफी देर तक उनके शव तख्तों से लटकते रहे। बाद में उन्हें नीचे उतारा गया और वहां पर मौजूद डॉक्टर जे नेल्सन और लेफ्टिनेंट कर्नल NH सऊदी ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जाने माने पत्रकार कुलदीप नैयर अपनी किताब विदाउट फेयर द लाइफ एंड ट्रायल ऑफ भगत सिंह में लिखते हैं, जेल के एक अधिकारी पर इन तीनों के फांसी का इतना गहरा असर हुआ कि जब उससे उन तीनों के मृत शरीर की पहचान करने के लिए कहा तो उसने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। उसे उसी जगह पर निलंबित कर दिया गया। बाद में जूनियर अफसर ने इस काम को अंजाम दिया। जेल में मौजूद ब्रिटिश अधिकारियों ने पहले ही योजना बनाई थी कि इन तीनों का अंतिम संस्कार जेल में ही किया जाएगा, लेकिन उन्हें इस विचार को छोड़ना पड़ा क्योंकि उन्हें डर था कि जेल से निकलता धुआं देख जेल के बाहर खड़ी भीड़ कहीं जेल पर यह ना हमला कर दे। इसलिए जेल की पिछली दीवार को तोड़ा गया और वहां से एक ट्रक को जेल के अंदर लाया गया। फिर बेहद ही अपमानजनक तरीके से उन तीनों के शव को ट्रक में फेंका गया। अंग्रेज अधिकारियों ने पहले यह तय किया था कि उनका अंतिम संस्कार रावी नदी के तट पर किया जाएगा, लेकिन नदी में पानी कम होने की वजह से उन्हें सतलुज नदी के किनारे शवों को जलाने का फैसला किया। तब तक रात के 11 बज चुके थे। इस बीच पुलिस उप अधीक्षक सुंदर सिंह ने कसूरी गांव के पुजारी जगदीश को बुलाया और उनके अंतिम संस्कार की विधि शुरू की। इधर इस बात की खबर गांव के लोगों तक फैल गई। लोग तेजी से नदी की तरफ भागने लगे। जैसे ही ब्रिटिश सैनिकों ने लोगों को अपनी ओर आते देखा तो शवों को वहीं पर छोड़कर वो वहां से भाग गए। सारी रात गांव के लोगों ने आधे जले शवों के चारों ओर पहरा दिया। अगले दिन जिला मजिस्ट्रेट दस्तखत के साथ लाहौर के कई इलाकों में नोटिस चिपका दी गई, जिसमें बताया गया कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का सतलुज नदी के किनारे हिंदू और सिख रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इस खबर का लोगों द्वारा खंडन किया गया और कहा गया कि उनका अंतिम संस्कार करना तो दूर, ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पूरी तरह से जलाया भी नहीं था। दोस्तों, जब इन तीनों को फांसी दी गई वो महज 23 साल के थे। उन्होंने एक ऐसे भारत के लिए अपनी जान दे दी जहां बोलने की आज़ादी हो और जो देश पूरी तरह से डेमोक्रेटिक और सेकुलर हो।